तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए क्विज जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पर आधारित है। देखें जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संघ एक दोहरी शासन प्रणाली और दोहरी न्यायपालिका वाला देश है। दूसरा कथन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि हमारे देश का संघीय स्वरूप संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है। तीसरा कथन कि परिसंघवाद वह स्थिति है जब राज्य सर्वोच्च होते हैं और एक कमजोर केंद्र द्वारा समन्वित होते हैं। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे कि भारतीय संघ एक दोहरी शासन प्रणाली और दोहरी न्यायपालिका वाला देश है। तो ये गलत है पहला कथन, क्योंकि जो भारतीय संघ है ये दोहरी शासन प्रणाली वाला तो है, परंतु दोहरी न्यायपालिका वाला नहीं बल्कि एकीकृत न्यायपालिका वाला देश है ना। और इसी संदर्भ में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये कहा था कि भारतीय संघ में दोहरी शासन प्रणाली होते हुए भी दोहरी न्यायपालिका नहीं है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मिलकर एक एकीकृत या इंटीग्रेटेड न्यायपालिका बनाते हैं। तो पहला कथन जो है ये गलत है। दूसरा कथन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि हमारे देश का संघीय स्वरूप संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है, यह सत्य है। और तीसरा कथन कि परिसंघवाद वह स्थिति है जब राज्य सर्वोच्च होते हैं और एक कमजोर केंद्र द्वारा समन्वित होते हैं, ये सत्य है। क्योंकि जो संघवाद है ये एकात्मकवाद और परिसंघवाद के बीच का एक मध्य बिंदु है। एकात्मकवाद में क्या होता है कि एक सर्वोच्च केंद्र होता है जिसके अधीन राज्य होते हैं, जबकि जो परिसंघवाद होता है उसमें राज्य सर्वोच्च होते हैं और केवल एक कमजोर केंद्र द्वारा समन्वित होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक, यानी कि सिर्फ एक कथन गलत है, वो पहला। अगला दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ग्राम सभा समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को शामिल करने और ग्राम स्तरीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। दूसरा कथन है कि गांव के भीतर सड़कों का निर्माण और रखरखाव ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। तीसरा कथन है कि ग्राम पंचायतों के पास राजस्व के अपने स्रोत उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है और वे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों पर निर्भर करती हैं। बताना है इनमें से कौन से सही हैं। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर ये तीनों, एक, दो और तीन। तो पहला कथन देखेंगे। पहला कथन है कि ग्राम सभा समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को शामिल करने और ग्राम स्तरीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक माध्यम है, ये सत्य है। जहाँ पर ये अपनी विकास संबंधी आकांक्षाओं की वकालत कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में गांव के सभी पात्र मतदाता भाग ले सकते हैं, इसलिए यह समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को शामिल करने और ग्राम स्तरीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक माध्यम होता है। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरा कथन कि गांव के भीतर सड़कों का निर्माण और रखरखाव ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। अब ये बात सत्य है कि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन गांव के भीतर जो सड़क हैं उनका निर्माण और रखरखाव यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सत्य है। और तीसरा कथन कि ग्राम पंचायत के पास राजस्व के अपने स्रोत उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है, ये असत्य है। क्योंकि जो चयनित नमूना है इसमें अधिकांश ग्राम पंचायत जो हैं ये स्वयं के राजस्व स्रोत जुटाने में अनुच्छुक हैं, लेकिन कुछ ग्राम पंचायत जो हैं कर या गैर कर राजस्व के रूप में राजस्व स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम हैं। जैसे कि दुकान किराए पर देते हैं, ये मकान कर और स्वच्छ जल शुल्क, साथ ही साथ जो बाजार वगैरह लगता है तो उस पर जो शुल्क लिया जाता है वो सब। तो उस हिसाब से तीसरा कथन जो है गलत है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक और दो। अगला तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है। जन अंतरात्मा, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के अत्याचार से बचाव,
तीसरा, कानून और प्रशासन की समानता। चौथा, समाज में नैतिक व्यवस्था का कामकाज। पांचवा, विपक्ष की उपस्थिति। बताना है कि ऊपर दिए गए विकल्पों में से कितने सही हैं। केवल दो, केवल तीन, केवल चार या सभी पांच। तो यहाँ पे सभी जो हैं, जो पांचों कथन हैं, ये लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ये सभी पांच सत्य हैं। और अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में मौलिक अधिकार कानून की अदालत में कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। दूसरा कथन है कि मिनर्वा मिल्स फैसले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के भाग 4 और भाग 5 के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। तीसरा कथन कि संविधान के अनुसार यदि कोई कानून निर्देशक सिद्धांतों में से किसी को लागू करने के लिए बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन कि भारत में मौलिक अधिकार कानून की अदालत में कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान के मूल में ही दिए हुए हैं और वो न्याय संगत है। मतलब ये हुआ कि कानून की अदालत में कानूनी रूप से इनको लागू किया या कराया जा सकता है। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरे कथन जो कि ऐतिहासिक मिनर्वा मिल्स फैसले से संबंधित है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है जो कि मौलिक अधिकार है और भाग 4 के बीच संतुलन की आधारशिला पर टिका है, इसलिए ये कथन गलत है। 4 और 5 के बीच नहीं बल्कि 3 और 4 के बीच से संबंधित था ये, तो इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। तीसरा कथन कि संविधान के अनुसार यदि कोई कानून निर्देशक सिद्धांतों में से किसी को लागू करने के लिए बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C यानी कि 31C कहता है कि यदि कोई कानून निर्देशक सिद्धांतों में से किसी को लागू करने के लिए बनाया जाता है तो इसे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, सिर्फ नंबर जो 2 कथन है वो गलत है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक। अब 5वां प्रश्न है जो कि अंतिम भी है कि संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारत में राजनीतिक दलों की प्रणाली के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता देता है। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर तीसरी अनुसूची। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।